दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमाश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे डेडिकेटेडली किसी एक न्यूज के ऊपर बात करने के बजाय छोटी छोटी जो न्यूज है उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक नए चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। वही हमारा पुराना जो प्योरली स्टोरी बेस्ड कंटेंट था, यानी कि नो ओपिनियन, नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, सिंपल स्टोरी, जो हुआ है वो कहानी। बट पहले मैं जिस तरीके से प्रेजेंट करता था, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसको थोड़ा सा और बेटर किया जाए। अभी थोड़ा सा सीख रहा हूँ, तो उधर समय देना पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं कि हमारे पास बात करने के लिए कोई खबर नहीं है, खबर है भी, और हम लोग चाहे तो डेडिकेटेडली बात कर सकते हैं। बट एक्चुअली में बहुत सारी छोटी छोटी खबरें हैं जो मार्केट में चल रही है, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी चाहिए। कुछ मजेदार खबरें भी है और कुछ बेवकूफी भरी खबरें भी। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो दो सीरियस न्यूज है उनके ऊपर अपन लोग बात कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो मजेदार खबरें इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज जय राम जी की। पहली खबर तो ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के सामने इस वॉर को लेके एक पर्सपेक्टिव रखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मे बी पॉसिबल ये लोग शायद गाजा को आने वाले समय में जो नेगोशिएशन होंगे सऊदी अरेबिया के साथ में, उन नेगोशिएशन में अपर हैंड हासिल करने के लिए शायद अपने पास रखने की कोशिश करें। और अब कल मुझे ये वाली खबर देखने को मिली। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया, जब से इजराइल वालों ने नॉर्थ गाजा के बाद में साउथ गाजा के अंदर फ्रंट ओपन किया है, तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगेन इन माय पर्सनल ओपिनियन, इस बार ये जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ये एक्चुअली में सही कोशिश है। क्योंकि भैया, जब नॉर्थ गाजा में आपने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी तो उस वक्त आपने नॉर्थ गाजा में मौजूद पॉपुलेशन को साउथ गाजा में जाने के लिए कह दिया, और अब आपने साउथ गाजा के अंदर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है लोग ना सिर्फ परेशान है बल्कि उनकी जान पे बनाई है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। हमास के जो टेररिस्ट है उन्होंने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है, आपने हमास की कमर तोड़ दी है, हर चीज सही है। बट जिस लोकेशन पे आपने 20 लाख लोगों को मुंह करवाया है, उस लोकेशन पे अब अगर आप जाके बमबारी करते हो तो फिर उसका विरोध होना लाजमी है। अगेन मैं यहाँ पे ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें इजराइल 100% सही, और ये जो रायता फैला है, ये रायता फैलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमास वाले रिस्पॉन्सिबल है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। और आज ये जो बमबारी हो रही है इसका बिल भी हमास के नाम पे ही फटना चाहिए। लेकिन दुनिया ऑब्वियसली बात है सिचुएशन को इस तरीके से नहीं देखेगी, और पूरी दुनिया से इजराइल के ऊपर दबाव भी आ रहा है। प्लस इजराइल से भी ज्यादा दबाव अमेरिका के ऊपर है, इस बात को लेकर कि भैया अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करना बंद करे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये बात भी 100% सच है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना इजराइल गाजा के अंदर उस अग्रेशन के साथ में कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिस अग्रेशन के साथ में इस वक्त इजराइल की फोर्सेस गाजा के अंदर कार्रवाई कर रही है। डेफिनेटली इजराइल वालों की ओर से यहाँ पे ये बयान निकल के आया है कि भले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल का सपोर्ट करे या ना करे, इजराइल गाजा के अंदर कार्रवाई चालू रखेगा। बट कहना और करना दोनों में फर्क है, और इन रियलिटी इजराइल डेफिनेटली कार्रवाई चालू रख सकता है गाजा के अंदर पूरी तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट होने के बावजूद भी। लेकिन उस कार्रवाई की इंटेंसिटी आज जिस लेवल की इंटेंसिटी चल रही है उस लेवल की इंटेंसिटी नहीं रहने वाली। अमेरिका की ओर से भी इजराइल को यही बात बोली गई है कि इजराइल की फोर्सेस गाजा के अंदर ये जो कार्रवाई कर रही है इसको हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी पे लेके जाओ। लेकिन इसके बाद में अमेरिका की ओर से जो लाइन बोली गई है वो ना सिर्फ शक पैदा करती है, बल्कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उस डिस्कशन को लगभग सही भी ठहराती है। अमेरिका वाले इजराइल वालों को बोल रहे हैं कि भैया अब गाजा के अंदर लो इंटेंसिटी की कार्रवाई करो, फिर भले ही कार्रवाई कितने भी मंथ चले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो वही पॉइंट हो गया कि हमास को खत्म करने के नाम पे गाजा के ऊपर कंट्रोल रखना है, और कंट्रोल उस वक्त तक रखना है जब तक कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में डील को लेके नेगोशिएशन शुरू ना हो जाए। जिस पर्सपेक्टिव को लेके हम लोगों ने बात करी थी शायद वो पर्सपेक्टिव सही भी हो जाए ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं मालदीव्स के बारे में, क्योंकि मेरे सबसे मालदीव्स को लेकर खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो मालदीव्स को लेकर मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति हैं, बोले तो मुइज़्ज़ू साहब, भाई साहब ने मालदीव्स का राष्ट्रपति बनने के बाद में पहले तो मालदीव्स के अंदर भारत के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको निकालने का मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाया, जो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मालदीव्स के अंदर इंडियन आर्मी ने मानो पूरी बटालियन तैनात कर रखी थी। इंडियन आर्मी के सिर्फ 77 ऑफिसर्स मालदीव्स के अंदर मौजूद थे, और वो भी वहां पे कोई मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि इंडिया ने मालदीव्स को जो हेलीकॉप्टर्स दे रखे थे रेस्क्यू और मेडिकल ऑपरेशंस के लिए। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो मालदीव्स है, मालदीव्स ऐसा कोई पूरा का पूरा
जमीन से जुड़ा हुआ एक देश नहीं है, अलग अलग टापुओं से मिलकर बना हुआ देश है। सो अगर वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है या फिर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत लग गई है तो ज्यादातर काम हेलीकॉप्टर की मदद से होता है, और उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने और उनका मेंटेनेंस इस टाइप की चीजें करने के लिए इंडियन आर्मी के 77 ऑफिसर्स मालदीव्स के अंदर तैनात थे। लेकिन उस चीज को भाई साहब ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, मानो कि इंडियन आर्मी ने मालदीव्स के अंदर पूरी की पूरी बटालियन तैनात कर रखी। इतना ही नहीं, हाल ही में यूएई के अंदर जो क्लाइमेट की समिट हुई थी जहाँ पे हमारे मोदी जी भी गए थे, वहां पे भी भाई साहब ने ये जो 77 इंडियन ऑफिसर्स मालदीव्स के अंदर हैं इनको मालदीव्स से हटाने का मुद्दा मोदी जी के सामने उठाया। तो मोदी जी ने बोल दिया कि भाई हटा लो, ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब भाई साहब नया लेके आए, जिसके तहत इंडिया और मालदीव्स के बीच में साल 2019 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत इंडियन आर्मी मालदीव्स के आसपास के समुद्री इलाकों में मालदीव्स की गवर्नमेंट के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया करती थी। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऐसा अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये है कि भाई जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मालदीव्स टापुओं से बना हुआ देश है। सो आसपास जो समुद्री इलाका है वहाँ किस टाइप की जमीन है, किस टाइप के जीव जंतु रहते हैं, अंदर क्या मिनरल्स हैं, फलाना ढिमकाना, इन तमाम चीजों को लेके समुद्र के इलाके में सर्वे किया जाता है, और वही सर्वे ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। और इसके लिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सो अब भाई साहब ने बोला है कि भैया हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रखना। अब वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट जून जुलाई 2024 में खत्म होगा, लेकिन क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शर्त थी कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 6 महीने पहले सामने वाली पार्टी को, दूसरी पार्टी को बताना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना। इस वजह से भाई साहब ने अभी बता दिया कि भाई हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट अब आगे नहीं रखना और हम लोग आगे से अपना सर्वे खुद ही करेंगे। और इसके पीछे कारण बताया गया है नेशनल सिक्योरिटी। भाई साहब का यह कहना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी यहाँ पे सर्वे करेगी तो फिर सारा डेटा उनके पास भी रहेगा, और ये चीज़ हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से आगे का जो भी सर्वे होगा वो हम खुद ही कर लेंगे, हम लोगों को इंडिया की मदद नहीं चाहिए। सो अगर हम लोग भाई साहब के ओवरऑल एक्शंस को देखें तो इंप्रेशन यही है कि भाई साहब इंडिया को मालदीव से पूरी तरीके से निकालना चाहते, और इसी मुद्दे पे भाई साहब ने चुनाव लड़ा भी था और चुनाव जीते भी थे, क्योंकि इंडिया के लिए इन लोगों ने मालदीव्स और मालदीव्स की पॉपुलेशन के बीच में इतनी ज्यादा हेट्रेड भर दी है कि उन लोगों ने वोट डाल के इसे चुन लिया। बट मुझे पर्सनली यहाँ पे जो चिंता वाली बात लग रही है वो बात है टेररिज्म, क्योंकि जिस वे में भाई साहब मालदीव्स को आगे लेके जा रहे हैं वो रास्ता सीधे सीधे रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म की ओर जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों को भाई साहब का जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है उस ट्रिप में देखने को मिला, क्योंकि मालदीव्स के अंदर जब भी कोई बंदा राष्ट्रपति बनता है तो हमेशा ही उसका पहला ट्रिप भारत का होता है, क्योंकि भारत मालदीव्स के सबसे पास में है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फलाना ढिमकाना सारी चीजें। बट क्योंकि भाई साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चुनाव जीत के आए हैं, इस वजह से भाई साहब ने अपना जो पहला विदेशी दौरा किया वो दौरा किया तुर्की का। और ये सचमुच में चिंता की बात है, क्योंकि भाई पूरी तरीके से मानता हूं कि भाई साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चुनाव जीत के आए हैं और इंडिया में अपना फर्स्ट फॉरेन ट्रिप करके भाई साहब मालदीव्स की जनता को गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे। ये बात टोटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगला चाहता तो यूएई जा सकता था, सऊदी अरेबिया जा सकता था, प्योर मुस्लिम कंट्री से, लेकिन नहीं, भाई साहब ने चुना तुर्की को। वो तुर्की जिसके साथ में मालदीव्स के कोई इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशन भी नहीं है। इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में जो 5 कंट्रीज मालदीव्स के सबसे ज्यादा क्लोज है उसमें इंडिया, चाइना और यूएई आता है। भाई इंडिया नहीं आ सकते थे, चाइना नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो आपका ऑब्वियस एलाय है और उसी के फंडिंग पे आप चुनाव जीते हो। बट आप अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हो कि आप चाइना के पपेट नहीं हो, इस वजह से आपने पहला दौरा चाइना का भी नहीं किया। लेकिन दादा यूएई चला जाता, लेकिन अगला गया तुर्की। प्लस अगले ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कई अलग अलग न्यूज चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि भाई साहब चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के साथ में क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते। अब मुझे यहाँ पे ये बात वाकई में समझ में नहीं आती कि अगर यहाँ पे मालदीव्स पाकिस्तान के साथ में क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप करता है तो उसका मालदीव्स को क्या फायदा होगा। भाई ट्रेड आपका इंडिया, चाइना और यूएई जैसे कंट्रीज के साथ में होता है। आपकी ये जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा देश चल रहा है उसमें लगभग 12% के आसपास टूरिस्ट भारत से आते हैं। तो फिर पाकिस्तान के साथ में क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, ये बात कहने का क्या पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब तो यही है कि ये चुनाव आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे जीत गए, लेकिन आपको भी यानी कि भाई साहब को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एंटी इंडिया पॉलिसीज पे चल के मालदीव्स के अंदर भाई साहब कोई रियल ग्रोथ लेके नहीं आ सकते, और इस वजह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट के बलबूते पे आप अगला चुनाव नहीं जीत पाओगे। सो इस वजह से अब आप इकोनॉमी के बेसिस पे
कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बजाय प्योर रिलीजन के बेसिस पे कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे, और उसमें भी आपने यूएई की जगह तुर्की को इस वजह से चुना क्योंकि यूएई भले ही मुस्लिम कंट्री हो लेकिन वहां से आपको रेडिकल इस्लाम के लिए सपोर्ट नहीं मिलने वाला, और अब तो सऊदी अरेबिया भी लगभग यूएई के रास्ते पे ही चल रहा है। सो अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को पुश करना है तो उसके लिए आपको उन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए जो आज की तारीख में दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लाम का गढ़ बनी हुई है। तुर्की का लीडर पूरी दुनिया में जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं उन सबका बाप लगता है। और अगर हम लोग दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लाम के सोर्स की बात करें तो आज की तारीख में पाकिस्तान से बड़ा सोर्स कहाँ है। सो क्योंकि भाई साहब अगला चुनाव अपने देश के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को पुश करके जीतना चाहते हैं, इस वजह से अगला उस ग्रुप में जा रहा है, जो सचमुच में चिंता की बात है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जब इराक और सीरिया के अंदर ये ISIS वाला पूरा का पूरा मामला चल रहा था उस वक्त तमाम साउथ एशियन कंट्रीज में से अगर हम लोग पर कैपिटा की बात करें तो मालदीव से सबसे ज्यादा लोग ISIS में शामिल होने के लिए गए थे। सो ऐसे में अगर अगला मालदीव के अंदर रेडिकलाइजेशन को पुश करने का काम करता है तो फिर तो मालदीव्स को पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और अगर ऐसा होता है तो ये जो पूरा साउथ एशिया का इलाका है पूरे साउथ एशिया के इलाके के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपकी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई तो फिर तो उनको 72 उड़े चाहिए, और 72 उड़े तो छाती पे बम बांध के बटन दबाने से ही मिल रही है। सो ये सचमुच में चिंता की बात है और ऐसा मुझे लगता है, ये कोई फैक्ट नहीं है। बट आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आफ्टर ऑल मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।